रहमान इन्ना आतैना कल कौसर फसली लिरब्बिका वन्हर नशानिया का अख्तर। ये देखें, दुआ पढ़ा करें, इससे हर बुराई, हर मुसीबत, हर बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी। जब वो दुश्मन अख्तर होगा, दुश्मन से मुराद दुश्मन नहीं है, बीमारी भी दुश्मन है आपका, ये जो परेशानी भी दुश्मन है आपकी, हर चीज़ दुश्मन है, वो दूर हो जाएगी, आपसे अख्तर हो जाएगी, आप अफसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़े, ये दुआ जरूर पढ़ा करें, ये आपको हम और दुख से आपको निजात देगी। ठीक है, ठीक है। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फिक्र और गम से, और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुखल से, और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज के बोझ और लोगों के दबाव से। ये याद रखिएगा, कर्ज के बोझ से बचेंगे, लोगों के दबाव से बचेंगे। तो मौला का कौल है कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं में से, और कहा है कि लोगों के अंदर उनके ऐप तलाश न करो, बल्कि उनकी खूबियां तलाश करो, और अपने अंदर ऐप तलाश करो ताकि उनको ठीक करो। हमारा काम देखिए दूसरों को ठीक करना नहीं है, असला हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने आप को ठीक करें, फिर दूसरे की तरफ देखें। तो ये 6 मुजीब के पॉइंट्स हैं लिखे हुए। अब ये पॉइंट यकीन माने आप पढ़ के समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने इन पॉइंट को क्या पढ़ेंगे, मैंने इसको आसान कर दिया है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मुजीब के पॉइंट ये हैं, मैंने इनको 6 पॉइंट से पॉइंट ज़्यादा कर दिए, ये आसान कर दिया। इसका कोड है स्लिप नीट, उससे कहता है सेपरेट बैंक कर दो सेंट्रल बैंक को, ठीक है, सेपरेट कर दो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज को, और सेपरेट कर दो टैक्सेशन सिस्टम को। इन 3 चीज़ों को सेपरेट मांगा था कि ईस्ट पाकिस्तान का अलग हो, वेस्ट पाकिस्तान का अलग हो, सेंट्रल बैंक भी, टैक्स कलेक्शन भी, फिजिकल पॉलिसी भी और मॉनेटरी पॉलिसी भी। ये चारों चीज़ें, सेंट्रल बैंक, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और टैक्स कलेक्शन, ये चारों चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। दोनों एक पाकिस्तान की अजीब डिमांड कर रहा था, खैर मेरी समझ में नहीं आया। ये डिमांड सही थी, लाहौर रेजोल्यूशन के और की बुनियाद पर पाकिस्तान को चलाया जाए और डायरेक्ट इलेक्शन हो। सही बात है, डायरेक्ट इलेक्शन होनी चाहिए। अब हर आदमी को हक है वोट देने का, आप किसी को वोट से रोक नहीं सकते। इनडायरेक्ट इलेक्शन में हर आदमी को वोट डालने का हक नहीं होता, तो वो गलत है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये बात तो मुझे मुजीब की अच्छी लगी। क्यों, ये इसलिए कहा कि मुजीब ने जब ये 6 पॉइंट दिए, उस वक्त 1962 का आइन था जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करता है, अयूब ने बनाया था। ये 1962 का आइन, फिर क्या रिपीट कर रहा हूँ, 1956 का आइन डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा था, लेकिन इन और जो 1962 का आइन जो है वो इन डायरेक्ट इलेक्शन की बात करता है। 1956 का जो आइन था वो अच्छा था, वो डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा था, और 62 का जो अयूब ने बनाया वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। वही हुआ, फातिमा जिन्ना से इलेक्शन हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, फातिमा जिन्ना हार गई। इंडिजिनस प्रोडक्ट मतलब जो पाकिस्तान की मेड और बांग्लादेश की प्रोडक्ट मेड है, ठीक है, बाहर की नहीं, ये पाकिस्तान की मेड है, बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट मेड है, पाकिस्तान बांग्लादेश को भेजे और बांग्लादेश पाकिस्तान को भेजे तो उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मुल्क है, मुल्क टैक्स नहीं होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक की, मुझे पसंद आई। फिर इसने जो कहा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अच्छी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट इतनी मुनासिब नहीं है हमारे लोगों के लिए, तो ये भी सही है। तो मुझे ये जो 3 बातें ना, ये जो शुरू के तीन ऐसे तो नहीं पसंद, ये जो LIP लिप है ये मुझे पसंद है, लिप माने होठ, और इस LIP अच्छा है, अच्छी बात की। फिर इसने कहा नेवी का जो हेडक्वार्टर हो वो बांग्लादेश में होना चाहिए, नेवी का हेडक्वार्टर, यानी ये ईस्ट पाकिस्तान में नहीं हो, वेस्ट पाकिस्तान में ना हो, ईस्ट पाकिस्तान में, यानी ईस्ट पाकिस्तान में होना चाहिए, वेस्ट पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए नेवी का हेडक्वार्टर। फिर क्या उसने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की मिलिट्री और पैरामिलिट्री माने रेंजर्स, यानी मिलिट्री और रेंजर्स अलग अलग हों, यानी रेंजमेंट कह रहा था बना दें, इसमें भी कोई खास एतराज़ नहीं है, ठीक है। चलो, ईस्ट टू वेस्ट पाकिस्तान में ये ना हो कि ये होना चाहिए, कह रहा था कि कैपिटल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में पैसा है, जैसे कैपिटल में पैसा, उसको वेस्ट पाकिस्तान में लेके जाए, ना वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान लेके जाए, जिसका जहाँ पैसा वहाँ पड़ा होना चाहिए।
यानी ये ना हो कि पाकिस्तान जो था, आपको याद होगा, एक्सपोर्ट की थी इन्होंने जूट की, बांग्लादेश ने की थी, और उसका पैसा फ़ायदा उठाया था वेस्ट पाकिस्तान ने। तो ये नहीं होना चाहिए। बात ठीक है, चलो सही, जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है वो पैसा जो है बांग्लादेश के पास रहता है, और पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान के पास आ जाए तो बुराई नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही पाकिस्तान थे, कायद आज़म ने बड़े प्यार से बनाए थे। ये दोनों अलग-अलग कह रहे थे, चलो ठीक है, ये भी सही है, कोई बुराई नहीं है। फिर उसने अर्निंग जो है फॉरेन एक्सचेंज की, मैं जब भी बात कर रहा हूँ एक्सपोर्ट की, वो जो डॉलर आता है मुल्क में, अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करेगा तो बांग्लादेश में डॉलर आएगा, वेस्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा तो वेस्ट पाकिस्तान में आएगा, ठीक है ना। तो उसने कहा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में जो डॉलर आए उनको सेपरेट रखा जाए अकाउंट पे, ताकि वो मिक्स ना किया जाए, ठीक है। फिर उसने कहा डिफेंस और फॉरेन अफेयर, यानी फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये इस्लामाबाद के पास हो, यानी कॉमन हो दोनों का, कोई मसला नहीं। ये 6 पॉइंट थे जो इतने मुश्किल थे, मैंने आसान कर दिए। थ्री स्लिप नीड याद कर लें, आपको ये सारा याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखेंगे शेख मुजीबुर रहमान है, ये याहिया खान है जो अयूब खान की जगह आए थे, और इनके सामने शेख मुजीबुर रहमान है, ये चश्मा पहने हुए, और ये 160 सीटें जीत गए थे, और भुट्टो 81 सीट जीते थे। तो याहिया इनको देना नहीं चाहता हुकूमत, उसकी 2 वजूहत थी। एक तो इनके 6 पॉइंट बड़े ख़तरनाक थे, दूसरा ये था कि याहिया को पता था अगर ये आ गया तो मुझे सदर रहने नहीं देगा, हटा देगा, और जो मेरी अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐश इशरत, अय्याशी से मुराद ऐश और इशरत है मेरी। इस चीज़ ने क्या किया, थोड़ा सा डिले किया। बंगाली भड़कने लगे कि भाई क्या हो गया, हम सीटें जीते हैं, पहली दफ़ा ज़बरदस्त किस्म के इलेक्शन हुए और हम जीते हैं, तो हमें क्यों नहीं दी जा रही हुकूमत, आप क्यों डिले कर रहे हैं। तो इसने एक और चाल चली याहिया ने। एक बंगाली थे नूरुल अमीन, कायद आज़म के दोस्त थे, वो भी एक सीट जीते थे बेचारे, और इसने 160 सीटें जीती थी, किसने, शेख मुजीब ने 160, और नूरुल अमीन ने एक जीती थी। इनको पीएम बना दिया, 160 वाले को नहीं बनाया। अब बंगाली चीखा तो कहने लगा, देखो याहिया ने खान ने कहा कि देखो मैंने बंगाली को तो बना दिया पीएम। उन्होंने कहा बंगाली से मतलब नहीं है, हमें बंगाली चाहिए शेख मुजीबुर रहमान, हमें बंगाली नूरुल अमीन नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, तो रोका थोड़ा सा। तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, झगड़ा शुरू हो गया। ये 1970 की बात है, ये झगड़े शुरू हो गए। इंडिया 1971 आया। इंडिया ने पहला काम किया, इस आग को भड़काने के लिए बांग्लादेश की मदद की, और भड़काने लगा इंडिया बंगालियों को कि तुम लोगों के साथ देखो ज्यादती हो रही है, तुम्हारा बंदा जीता हुआ है और उसको हुकूमत नहीं दे रहे, कितनी गलत बात है, वेस्ट पाकिस्तान तो तुम्हारा दुश्मन है। और ये चीज़ बंगालियों की समझ में आने लगी, और इंडिया ने अपना जहाज़ खुद हाईजैक करवा दिया, और हाईजैक करवा दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगवा दिया, और इस तरह से क्या किया, पाकिस्तान के बॉर्डर बंद कर दिए, फ्लाइंग स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान का, ठीक है ना। अब बताऊंगा क्यों बंद किया। देखिए, जनवरी में इंडिया ने एक चाल चल दी, अब आगे इसका क्या होगा। अब वही झगड़ा चलता रहा कि भाई क्या हो। शेख मुजीबुर रहमान ने 23 मार्च को, यानी अब 71 में इंडिया ने जहाज अगवा करवाया जनवरी में, और 2 महीने बाद शेख मुजीबुर रहमान को इतना भड़का दिया कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कायद आज़म फाउंडर नहीं है, मैं फाउंडर हूँ। ये हमारी फौज ने जब सुना तो हमारी फौज को गुस्सा आ गया। और फौज गलत तो थी उस वक्त थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि फौज ने, ये बात तो गलत है ना, मतलब मुल्क की दुश्मन तो नहीं है फौज, इख्तलाफात हो सकते हैं। फौज ने बांग्लादेश में जितनी फौज थी हमारी, वो खड़ी हुई बंगालियों के खिलाफ। बांग्लादेश में फौज, बंगाल में झगड़े होने लगे, फौज और बंगालियों के, बंगाली और पाकिस्तानी फौज लड़ने लगे बांग्लादेश के अंदर। अब पाकिस्तान को और फौज भेजनी थी वेस्ट पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान भेज नहीं सकता था, तो इंडिया ने वो सरहदें बंद कर दी थी। अब फ्लाइंग, आप समझ में आया क्यों बंद किया था इंडिया ने, इसलिए किया था। अब बड़े मसले हो रहे थे, क्या करें क्या नहीं करें। नूरुल अमीन जो थे, वो उनकी पीएम शिप तो नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उनको तो बंगाली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, भले वो बंगाली थे, लेकिन उनको शेख मुजीबुर रहमान चाहिए था। भुट्टो का किरदार इसमें ये रहा कि भुट्टो
बीच में न्यूट्रल रहे, 81 सीट जीत के। तो फिर आखिरी हुआ कि मुल्क जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गया। 23 मार्च से लेके दिसंबर की 3 तारीख तक बंगाली और पाकिस्तानी फौज लड़ते रहे। इंडिया सपोर्ट कर रहा था, पैसा दे रहा था, असला दे रहा था। 4 दिसंबर को इंडिया खुद सामने आ गया और बाकायदा अब पाकिस्तानी फौज अकेली है, बंगाली और इंडिया मिलकर मार रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की, पाकिस्तानी फौजियों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया, लेकिन बाहर फंस चुके थे। फिर वेस्ट पाकिस्तान से मदद नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम थी, बड़ी मुश्किल से मदद मिल रही थी। और अमेरिका ने जो वादा किया था हम आपको एक बहुत बड़ा शिप भेज रहे हैं, वो अमेरिका का आया नहीं, आज तक नहीं आया। तो भारत अमेरिका ने भी हमें बैग दिखा दी। अब बड़े हालात खराब थे और बिल आखिर इंडिया ने हमें मारना शुरू किया। हम पिटे, हमारी फौज ने सरेंडर कर दिया। जंग में यहिया खान ने जिस आदमी को भेजा था जो बांग्लादेश में लड़ रहा था, वो जनरल नियाजी था, अच्छा जनरल था। उसने देखा कि 90,000 फौज रह गई हमारी, बाकी सब कट रही है, हम हार रहे हैं, ये 90,000 भी मर जाएंगे कुछ दिनों के बाद। उसने सरेंडर कर दिया। इंडिया का जो आया था आदमी, वो था जनरल अरोड़ा, जनरल सिंह अरोड़ा। जनरल सिंह याद कर लें, जनरल सिंह के सामने उसने हथियार डाल दिए और अरेस्ट हो गए। हमारी 90,000 फौज अरेस्ट हो गई। अब क्या हुआ इससे, तो फौज का थोड़ा सा मेयार खराब हो गया। अब अवाम ने फौज से नफरत करना शुरू कर दी। भुट्टो को आर्मी का चीफ बना दिया और इसको याहिया खान को अरेस्ट कर दिया और भुट्टो आर्मी के चीफ बन गए। हालांकि भुट्टो का कोई बैकग्राउंड फौज का नहीं था, भुट्टो वकील थे और सियासतदान थे आज़म की तरह। तो बहरहाल याहिया खान की जगह भुट्टो आर्मी के चीफ बन गए और सदर बन गए। ठीक है, ये वही कहानी। और नूरुल अमीन को वाइस प्रेसिडेंट भुट्टो ने बना दिया अपना, क्या पीएम थे वक्ती तौर पे, अब आप मेरे नाइब बन जाइए, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब आपके सामने सारी कहानी खुल चुकी है कि नूरुल अमीन के बारे में पता लग गया आपको। तमाम चीज़ें एक दफ़ा पढ़ ली जाइए, समझ में आ जाएगा, सब बता दिए मैंने। दुख भरी कहानी है। आगे बढ़े, देखने के एक एक कॉलम पढ़ लें, आपका फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वो है, देखिए, ये बांग्लादेश था और ये पाकिस्तान था। दोनों में कितना बड़ा गैप है। ये छोटा सा बांग्लादेश है और बड़ा सा पाकिस्तान है, बीच में इंडिया है सफ़ेद। अब ये फ्लाइंग स्पेस बंद कर देंगे तो पाकिस्तान कैसे जाता बांग्लादेश की मदद करने। पाकिस्तान की जो फौज बांग्लादेश में थी वो मार खा रही थी, पिट रही थी, यहाँ से फौज जा नहीं सकती थी। तो ये बड़ा मुसीबत हो गया था। और ये जहाज़ गंगा जिसको इंडिया ने अगवा करवा के एयरबेस बंद करवाई थी, याद रहेगा, ठीक है ना। गंगा जहाज। अब ये शेख मुजीब रहमान की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई वो सारी है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, कौन कितनी सीटें जीता, तमाम चीज़ें मैंने आपको एक एक बात बता चुका हूँ, पढ़ ले से अच्छी तरह, ठीक है। शेख मुजीब रहमान का अवामी लीग पार्टी से ताल्लुक था और भुट्टो का पीपीपी से था। पहले तो भुट्टो अयूब खान के साथ था, लेकिन ताशकंद ट्रीटी के बाद जो 65 की जंग में मुआहदा हो गया था, उससे भुट्टो अलग हो गया था। भुट्टो जंग बंद करना नहीं चाहता था 65 की, वो कह रहा था हम जीत जाएंगे बाहर, ठीक है, समझ में आ गया। जनरल नियाजी से लोग नफरत करने लगे थे। अयूब खान तो खैर था ही नहीं, याहिया खान से भी लोग नफरत करने लगे थे। याहिया अरेस्ट हो गया था, भुट्टो चीफ बन गए थे आर्मी के और सदर भी बन गए थे बगैर इलेक्शन के। अब क्या हुआ कि जब जंग हुई तो पाकिस्तान के याहिया खान थे और इंडिया की इंदिरा गांधी थी। जंग के दौरान 71 की वार में बड़ी तेज खातून थी, नेहरू की बेटी है ये। नेहरू जो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया है उसकी बेटी है इंदिरा गांधी। तो इसका नाम इंदिरा नेहरू था। गांधी खानदान में शादी की तो इंदिरा गांधी हो गई, वैसे इसका असल नाम है इंदिरा नेहरू, ठीक है। ये देखें फोटो है जहाँ पे हमारी फौजी जनरल नियाजी साहब सरेंडर कर रहे हैं। ये मुच्छड़ आदमी है, ये जो है
इसका नाम है जनरल अरोड़ा। फिर क्या हुआ, जंग खत्म हुई, भुट्टो ने एग्रीमेंट करने की कोशिश की कि भाई अपनी फौज को बचाना है 90,000, और इंडिया भी परेशान था 90,000 को खाना खिलाना, मेडिकल उनका, उनकी रिहाइश। इंडिया भी यही चाहता था कि भाई जान छुड़ाओ। जब भुट्टो मिलने गया तो इंदिरा गांधी ने नखरे किए, तो भुट्टो अपने साथ जोश को ले गया। एक जोश एक शायर है बहुत बड़े, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, जोश मलियाबादी। इनको ले गया है, इंदिरा गांधी का ये दोस्त थे अब्बा के, इंदिरा गांधी के अब्बा के दोस्त थे। तो इंदिरा गांधी ने सब सुना ये आए हैं, तो इंदिरा गांधी सो रही थी, ये सोते हुए में बगैर चप्पल के बगैर दुपट्टे के भाग के आ गई कि चचा 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 आए। तो भुट्टो ने ये देखा कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। भुट्टो चलाक थे, लेके गए थे ये जोश को। भुट्टो को टेक्निक्स आती थी, क्वालिटी का लीडर था भुट्टो। वो काम हो गया, इंदिरा गांधी ने टेबल टॉक करना शुरू कर दी। जब टेबल टॉक करना शुरू कर दी तो भुट्टो ने कन्विंस कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। इसको सिमला एग्रीमेंट कहते हैं। ये इंडिया में हुआ था, यूएन ने प्रेशर में करवाया था, यूएन ने। और इस तरह से पाकिस्तान के 90,000 फौजी रिलीज हो गए, और ये तय हुआ अब पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पे लड़ाई नहीं करेंगे। ये तय हुआ, मतलब जनरली तय हुआ, कोई ऐसा नहीं परमानेंट तय हुआ। ठीक है, तो ये परमानेंट तय नहीं हुआ तो इंडिया के लोग इसकी मुखालफत करते थे कि ये एग्रीमेंट, सिमला एग्रीमेंट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये टेम्प्रेरी एग्रीमेंट हुआ। फिर लड़ाइयाँ बाद में शुरू हो गई हमारी, अभी भी हो रही हैं। तो ये, लेकिन बहरहाल ये फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के 90,000 फौजी जवान वापस आ गए, और इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, ताल्लुकात थे ख़राब, वो ठीक हो गए थे। फिर पाकिस्तान इंडिया आपस में दोस्त हो गए थे। भुट्टो का कारनामा था ये। सिमला एग्रीमेंट के ऊपर सवाल आता है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की देखें। रोल ऑफ आर्मी, ठीक है, 1971 की बात, शेख मुजीब और सिमला एग्रीमेंट, 4 टॉपिक कवर कर लिए मैंने। आपके 17 मिनट में मैंने 4 टॉपिक कवर करा दिए। एग्जाम में एक सवाल तो आएगा इसमें से, लग रहा है। अब क्या करें, दुआएं नहीं मेरे लिए, और इस दुआ के साथ कि रब्बना फ़रह वले वलिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा फ़िर लना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना फ़रह वले वलिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ये सबको हयात रखे, उम्र तवील दे, दौलत दे, शोहरत दे, इज़्ज़त दे, ताकत दे, ईमान दे, और इमाम मेहदी जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ ताकि सारे मसाइल हल हों मुसलमानों के, और दुनिया में सारे काफिर हैं सब मुसलमान हो जाएं और सब जन्नत में जाएं। काफिर को ये दुआ किया करें कि वो मुसलमान हो जाए, ये मत दुआ किया कि जब वो तबाह हो जाए। हमें तबाह नहीं करना, इंसानियत को मुसलमान करना, ईमान हो, सब जन्नत में जाएं, सब मज़हब की इज़्ज़त करें, सब ज़बानों की इज़्ज़त करें, पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, तहज़ीब की इज़्ज़त करें, कल्चर की इज़्ज़त करें, और आपस में प्यार से रहें। ये पैगाम है मेरा, और मेरा नहीं, बुज़ुर्गों का पैगाम है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हाफ़िज़। ठीक है, शेख मुजीब के तीनों ये रिपीट करके दिखाऊँ ताकि आप देख लें, सब आप पढ़ चुके सब पढ़ा दिया, दिखा रहा हूँ, सीखे आप देख लें। ख्याल